अब चक्रवात तथा प्रति चक्रवात के बारे में आप समझ चुके हैं। इसके आगे हम समझेंगे वर्षा और वर्षा के प्रकार। ठीक है, वर्षा किसे कहते हैं? सर्वप्रथम वर्षा और वर्षा के प्रकार। सर्वप्रथम वर्षा के प्रकार पढ़ोगे कि नहीं? पढ़ेंगे सर। वर्षा किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए जलवाष्प में, जलवाष्प जानते हैं आप? जलवाष्प जल धन वाष्प, ठीक है, जल की बूंदों का वाष्प में परिवर्तित हो जाना। ठीक है, जल की बूंदों को वाष्प में परिवर्तित हो जाना और परिवर्तन, वाष्प में परिवर्तन होने के बाद बादल का रूप ले लेना और उस बादल को संघनित होकर के क्या करना? वर्षा कराना ही, या संघनन को ही कह सकते हैं वर्षा कहते हैं या वर्षण कहते हैं। क्या बोले हमने? कहा जल धन वाष्प, जल का वाष्प के कणों या बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाना। ठीक है, और उसको बादल का रूप ले लेना तथा बादल को हवाओं के माध्यम से स्थल की तरफ बढ़ना तथा वर्षा कराना ही क्या कहलाता है? या संघनन हो जाना, संघनित हो जाना ही वर्षा कहलाता। जलवाष्प या मोटी मोटी भाषा में कह दें तो जलवाष्प का क्या हो जाना? संघनित हो जाना ही क्या कहलाता है? संघनित हो जाना ही क्या कहलाती है? आपकी वर्षा कहलाती। समझ गए बात? जलवाष्प का संघनित हो जाना ही वर्षा कहलाती। ठीक, आप देखिए वर्षा और वर्षा के प्रकार। वर्षा के प्रकार कितने होते हैं? ठीक है, तो आज हम 3 प्रकार की वर्षा का अध्ययन करें। कितनी? 3। ठीक है, फर्स्ट आपकी है संवहनीय वर्षा। कौन सी वर्षा? संवहनीय वर्षा। दूसरी पढ़ेंगे पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा। और तीसरी जो है वो पढ़ेंगे चक्रवाती वर्षा। कौन सी पढ़ेंगे? चक्रवाती वर्षा। ठीक है, पहला है संवहनीय, दूसरा है पर्वतीय तथा तीसरा चक्रवाती वर्षा। ठीक है, अभी एक चैप्टर हमने आपको पढ़ाया जल चक्र के बारे में। ठीक है, जल चक्र के बारे में पढ़े हो ना? लेकिन पूछ भी रहा था कोई, सर जल चक्र के बारे में समझाइए जरा, है ना? बताया था कि तुम समझाएंगे जरूर। देखिए क्या होता है, ये सूर्य है आपका, सूर्य। ठीक है, ये समुद्र है मान के चलिए। ठीक है, समुद्र के जल का वाष्पीकरण होकर के, ठीक है, वाष्पीकरण होकर के वाष्प के रूप में बदल करके बादल के रूप में बदल जाना, ध्यान देना। ठीक है, फिर पवनों के माध्यम से, इसके माध्यम से, पवनों के माध्यम से, हवाओं के माध्यम से बादल का स्थल की तरफ बढ़ जाना। ठीक है, इधर स्थल की तरफ, ये आपका स्थल है और ये समुद्र है। ठीक है, स्थल की तरफ बढ़ना तथा ये इसका धर है। ठीक है, ठीक है, क्या होगा? सूर्य का, ये सूर्य की उष्मा से समुद्री जल का वाष्पीकरण होकर के ऊपर उठना और एक बादल का रूप ले लेना। ठीक है, फिर क्या होना? पवनों के माध्यम से बादल का आगे बढ़ जाना, स्थल की तरफ जाना, और जैसे स्थल की तरफ बढ़ेंगे क्या होगा? यहाँ पर टेम्परेचर का परिवर्तन हो जाना, यानी तापमान के परिवर्तन के कारण। क्या होने के कारण? तापमान में परिवर्तन। ठीक है, तापमान में परिवर्तन होने के कारण, जहां पर तापमान में परिवर्तन हो जाता है वहां पर क्या हो जाता है? संघनन क्रिया आरंभ हो जाती है। क्या हो जाती है? संघनन क्रिया आरंभ हो जाती है और बादल होते हैं छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदलना शुरू हो जाता है और वर्षा होने लगती है। क्या होने लगती है? वर्षा होने लगती है। ठीक है, क्या होने लगती है? वर्षा होने लगती है। और ये वर्षा का जल कुछ तो चला जाता है धरती के अंदर किसी न किसी स्रोत के माध्यम से। ठीक है, कुछ चला जाता है, भूमिगत जल बन जाता है, और कुछ बाहर आ जाता है बह करके नदियों के माध्यम से, नालों के माध्यम से समुद्र में आकर के मिल जाता है। ठीक है, ये होती है आपकी संवहनीय वर्षा, यानी इसी को हम जल चक्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जल चक्र भी कह सकते हैं। समझ में आई बात? क्या होता है? सूर्य के द्वारा, सूर्य की उष्मा से क्या होकर समुद्री जल का वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर के, ठीक है, जल वाष्प के रूप में बदल करके बादल का रूप ले लेना तथा स्थल की तरफ पवनों के माध्यम से बढ़ करके, और जहां पर क्या हो जाता है? तापमान में परिवर्तन मिल जाता है और वह बादल संघनन होकर के वर्षा करा देते हैं। और वर्षा कराने के बाद कुछ जल इसके नीचे भूमिगत या जमीन के नीचे पहुंचता है, और कुछ जल फिर से नदियों के माध्यम से कहाँ पहुंच जाता है? समुद्र में पहुंच जाता है। कहाँ पर पहुंच जाता है?
समुद्र में पहुंच जाता है तो यह आपका क्या कहलाता है, यही प्रक्रिया कहलाती है जल चक्र, ठीक है। या इसी को हम कह सकते हैं संवहनीय वर्षा। क्या कह सकते हैं, संवहनीय वर्षा, ठीक है। समझ में आ रही बात है, समझ गए ना संवहनीय वर्षा को, हाँ हाँ। उसको हम थोड़ा सा बना दें छोटा, इसका सानी का है, ठीक, इसको भी बना, ठीक है। क्या होता है इसका, फिर से एक बार देख लो, ये सूर्य है आपका, है ना, समुद्र है। जब समुद्री जल वाष्पीकृत होकर के जल वाष्प के रूप में बदल जाता है और क्या करता है, एक बादल के रूप में आता है। इसके बाद क्या होता है, स्थल की तरफ पवनों के माध्यम से गति करता है, बढ़ता है। धीरे धीरे जब स्थल में पहुंचता है, स्थलीय भाग में पहुंचता है, तो वहां पर तापमान में परिवर्तन देखने को मिलता है। जहां पर भी तापमान में परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो संघनित होकर के वर्षा करा देता है, ठीक है। इस प्रकार की वर्षा हमारी कहलाती है संवहनीय वर्षा, ठीक। एनी डाउट? नो डाउट। अब देखते हैं पर्वतीय वर्षा क्या होती है, ठीक है। पर्वतीय वर्षा के बारे में जरा से देख लेंगे। देखिए सूर्य है, ठीक है, ये आपका समुद्र है, स्थल है, यहाँ पर हमने पर्वत बना दिया कुछ ऐसे, ठीक। हमने आपको बताया था पवनाभिमुखी ढाल, पवनामुखी और पवनाभिमुखी ढाल बताया था, है ना, बताया था ना। इसी को क्या कहा जाता है, इस तरफ वर्षा न होने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए वो क्यों कहा जाता है, इसमें थोड़ा सा उसको भी समझेंगे। पहले पर्वतीय वर्षा के बारे में समझते हैं, ठीक है। वही क्रिया होगी यहाँ पर भी, आपका समुद्र है, ठीक है। समुद्र का जल वाष्पीकृत होकर के क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ेगा और एक बादल बन जाएगा, ठीक है। और इस बादल का आगे की तरफ बढ़ने से, इस बादल का आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है, पर्वत मार्ग में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, पर्वत धीरे धीरे पवनों के माध्यम से ऊपर उठता है, हवाओं के माध्यम से, ठीक है। वो सॉरी पर्वत कह रहे हैं, ये आपका जो बादल है ये धीरे धीरे क्या करते हैं, ऊपर की तरफ उठते हैं, किसके माध्यम से, पवनों के माध्यम से, हवाओं के माध्यम से ऊपर उठते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, टेम्परेचर हमने बताया था कि 165 मीटर में कितना घट जाता है, प्रति 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। 165 मीटर में प्रति 1 डिग्री या प्रति 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, घट जाता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ता है बादल, आपका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो संघनित होकर के वर्षा करा देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार की वर्षा को हम किस नाम से जानते हैं, पर्वतीय वर्षा के नाम से जानते हैं। हमने बताया था मेघालय में एक क्षेत्र है जहां पर आपका 1080 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है वर्तमान में, ठीक है। वह क्षेत्र है आपका मार्सिन राम, कौन सा क्षेत्र है, मार्सिन राम क्षेत्र है, ठीक है। वहां पर कौन सी, गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां हैं, ठीक है। क्या है, पहाड़ियां हैं, ठीक है। हमने बताया था कीप जैसे की आकृति हो जाती है वहां पर इन पहाड़ियों के चक्कर में, ठीक है, कीप जैसे की आकृति हो जाती है। और वहां पर जब पौने जाती है तो इस प्रकार से टक्कर करा करके पहाड़ों से वर्षा कराते हैं, निकल नहीं पाते, रुक जाते हैं वहां पर, ठीक है। जब मानसूनी पौने जाती है ना, तो कीप जैसे की आकृति बनाती है, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, पर्वतीय वर्षा होती है और विश्व स्तर पर सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है आपका मार्सिन राम, ठीक है। तो सबसे अधिक वर्षा कौन सा कराता है, पर्वतीय वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा कराने का श्रेय किसे है, पर्वतीय वर्षा, ठीक है। अब जब ये बादल क्या होते हैं, ऊंचाई की तरफ उठते हैं और क्या करा देते हैं, वर्षा करा देते हैं, इस बार नहीं जा पाते, तो इसे पर्वत के इस विपरीत वाले ढाल को कहा जाता है पवनाभिमुखी ढाल। क्या कहा जाता है, पवनाभिमुखी, पवनाभिमुखी ढाल, ठीक है। पवनाभिमुखी इस क्षेत्र पर वर्षा यानी पर्वत के विपरीत वाले भाग पर बहुत कम या अल्प वर्षा है, कह सकते हैं कि वर्षा हो ही नहीं पाती है, ठीक है। इसलिए इसे वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक है। समझ में आ गई बात, इसे कुछ जानकारी जुड़ी हुई थी इसलिए हम इसको
बताना जरूरी समझ रहे थे। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, वृष्टि छाया प्रदेश या पवनाभिमुखी धारती से कहा जाता है। ठीक है, और सर्वाधिक जो वर्षा होती है ये पर्वतीय वर्षा या पर्वतों के कारण होती है, यानी पर्वतीय वर्षा से ही सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, ये रही आपकी पर्वतीय वर्षा। समझ में आ गई बात, कोई डाउट नहीं। अगला आपका चक्रवाती वर्षा है। ठीक है, चक्रवाती वर्षा हमने अभी चक्रवात के बारे में समझाया है, देखिए उसको भी देखते हैं जरा। देखिए हमने बताया था कि चक्रवात का केंद्र क्या होता है, चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। ठीक है, चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है और ये किधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज गति करता है, ऐसे ऐसे, है ना, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा जिसे कहा जाता है ना, घड़ी ऐसे गति करती है और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। ठीक है, घड़ी की सुई की विपरीत में गति होती है और ये गति कौन करती है, जो उच्च वायुदाब वाली क्या होती है, हवाएं होती हैं, पवनें होती हैं, ये उन्हीं की गति होती है, अंदर की तरफ प्रवेश करती है किधर, निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ, लेकिन प्रवेश नहीं कर पाती, तो गोल चक्कर लगाती रहती है। ठीक है, और ये क्या होती है, स्थल की तरफ बढ़ती है, ये चक्रवात जो है स्थल की तरफ, समुद्र से स्थल की तरफ बढ़ते हैं और वर्षा कराते हैं। इनका कार्य क्या होता है चक्रवात का, वर्षा कराना, तूफान, आंधी तूफान तथा वर्षा कराना इनका प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं आपका, समुद्र की तरफ से इधर बढ़ते हैं, समुद्र से स्थल की ओर। ठीक है, तो समझ रहे हो बात को, समुद्र से स्थल की ओर। अब इसको समझने के लिए, बेहतर समझने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, चक्रवात तथा प्रति चक्रवात वाला वीडियो। ठीक है, हाँ, अच्छे से उसको देखना, तब इसको बेहतर समझ पाएंगे। समुद्र से स्थल की ओर क्या करेंगे, चक्रवात बढ़ते हैं। ठीक है, और वर्षा कराना प्रारंभ करते हैं, और जैसे जैसे निम्न दाब वाला क्षेत्र, निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र क्या होता है, खत्म हो जाता है, तो चक्रवात क्या हो जाते हैं, चक्रवात भी नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तथा वर्षा भी बंद हो जाती है। ठीक है, और यह प्रक्रिया कुछ घंटों या कुछ दिनों तक, 1-2 दिनों तक चल सकती है, कुछ घंटों तक ही चल सकती है। ठीक, समझ में आ गई बात। हमने बताया था कि ये जो क्षेत्र उत्पन्न होता है यह आपका विषुवत रेखीय क्षेत्र है, या कह सकते हैं कोरियालिस बल इसके लिए जिम्मेदार होता है। कोरियालिस बल क्या होता है, कोरियालिस बल विषुवत रेखीय क्षेत्र पर कम लगता है, यानी 5 से 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ से ऊपर वाला क्षेत्र, यानी 5 से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होते हैं, साइक्लोन यानी चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ठीक है, बताया है ना। और 27 डिग्री क्या होना चाहिए, यहाँ पर टेम्परेचर होना चाहिए, समुद्री जो तापमान है वो कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तभी चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये क्या करते हैं, स्थल की तरफ जाते हैं और वर्षा कराते हैं तथा आंधी तूफान जैसी क्रियाएं उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में इनकी हमने बताया था कि इसकी गति किधर से किधर होती है, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में लिख लेंगे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में इसको लिख लेंगे उत्तरी गोलार्ध में तथा दक्षिणी गोलार्ध में इसी का अपोजिट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉक यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है आपका उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। ठीक है, और इनका काम होता है वर्षा कराना तथा प्रति चक्रवात का मौसम को साफ करना होता है कार्य। ठीक है, मैंने बताया था। ठीक है, वर्षा कराने का जो कार्य है वो केवल चक्रवात का है, प्रति चक्रवात का नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात। और इसके केंद्र को, ये जो निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है, इसके केंद्र को क्या कहा जाता है, चक्रवात की आंख कही जाती है, चक्रवात की आंख कही जाती। ठीक है, चक्रवात या कह सकते हैं जो दाब वाला केंद्र होता है, वायु दाब मापने की जो इकाई होती है मिली बार होती है। क्या होती है, मिली बार होती है। जो वायु दाब होता है बाहर की तरफ अधिक होता है तथा अंदर की तरफ कम होता है। ठीक है, हमने बताया था लगभग 100 मिली बार है, 100 mV यहाँ पर क्या होता है, यहाँ का अधिक होता है, दाब होता है 100 मिली बार। ठीक है, बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ निम्न वायु दाब होता है। ठीक, क्लियर है। चक्रवात से जुड़ी बात है, चक्रवाती वर्षा किस प्रकार से होती है, समझ में आ गई बात। और इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए चक्रवाती वर्षा को, चक्रवात तथा प्रति चक्रवात वाला जो टॉपिक है उसको देखना बहुत ही जरूरी होगा, इसलिए उसको पूरा देखिएगा। ठीक है, और कुछ डाउट, कोई डाउट नहीं। तीनों प्रकार की वर्षा आप समझ गए, सामान्य वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। ठीक है, तो आज का जो है टॉपिक हम यहीं से समाप्त करते हैं। आशा है सारी बातें आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर तथा अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। फिर
ओके